नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक के बाद एक आज जो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि किस तरह से हमारी और आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। एक व्यक्ति जिसको कह दिया गया कि इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो व्यक्ति न तो उस जगह को छोड़ने को तैयार है, न वो जिला छोड़ने को तैयार है। और अब तो कहने वाले यहां तक कह रहे हैं शिव जी कि इस देश के दो प्रमुख लोगों के बीच में सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में एक समझौता हो गया। क्या समझौता हुआ है? चंपत राय को बचाने का। और इस बीच देश भर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता कर्नाटक में जुड़ गए हैं। एक बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबाले जो बड़ी गलती कर रहे हैं, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश भर से आए स्वयंसेवक उस बड़ी गलती का साथ देंगे, या वो कहेंगे कि नहीं, हमें ये समझौता मंजूर नहीं है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो ट्रस्ट के लोग हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हो, या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, उन सबको वनवास लेना चाहिए। उन सबको सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से अलग हो जाना चाहिए। एक बड़ी बैठक, एक बड़ा फैसला होने के आसार है। अगले 3 दिनों तक ये बवाल जो है वो बड़ा बवाल चलता रहेगा। और एक बड़ी खबर लेकर हम आए हैं दर्शकों के सामने। एक एक करके तथ्यों को रखेंगे, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, तमाम चीजें बताएंगे। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। दरअसल राम मंदिर का जो ये प्रकरण है, ये कमजोर होता पड़ता दिख नहीं रहा है। एकाएक 23 कर्मचारियों का इस्तीफा दे देना, चंपत राय के बारे में एक बड़े अखबार की ये खबर कि चंपत राय अब भी सबसे ताकतवर हैं, ये निश्चित रूप से हैरान कर देने वाली खबर है। बताया जा रहा है वीआईपी पास से लेकर कोई भी व्यवस्था आज भी चंपत राय के हवाले है। बार बार कहा जा रहा है कि उनकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई है। तो कौन सी आईडी उनकी डीएक्टिवेट है जो मंदिर के अंदर के कामकाज पर निगरानी कर रही है? साथ ही कृष्ण मोहन जी हैं जो ट्रस्ट के कार्यवाहक महासचिव हैं, उनके पास 81 लाख कुछ रुपया जमा किया गया, जो बाद में 79 लाख कुछ हजार में तब्दील हो गया। तो इसके बीच का रुपया क्या बक्सा खा गया? बड़े सवाल हैं इस समय ट्रस्ट पर। ट्रस्ट का ट्रस्ट ही उठ गया है। और झारखंड में तो पूरा रामलीला बना दिया लोगों ने। बाली बने, सुग्रीव बने, राम बने, हनुमान बने, बानर बने, और वो सड़क पर कूदने लगे, फुदकने लगे, और वो पूछने लगे भैया चंदा का हिसाब देते जाओ। और ऐसा करते करते वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस तक पहुंच गए, कूदते फांदते। लोग सड़क पर देख रहे थे कि ये क्या बवाल आ गया है। वो पूछ रहे थे कि चंदा का हिसाब दीजिए, चंदा का हिसाब दीजिए। अब जब झारखंड में इतना रुख इसका हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा? बड़ी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री ने कानपुर और आगरा का दौरा रद्द कर दिया। ये खबर अखबार में क्यों नहीं छपी, प्रधानमंत्री का आगरा? और इस पर हम अभी जल्द खबर लेकर आपके समक्ष आएंगे। आगरा और कानपुर का दौरा था आज, तो फिर ऑस्ट्रेलिया में दौरा किसने लगवाया? या फिर चंदा चोरी के भय से प्रधानमंत्री को अपना कानपुर और आगरा का दौरा रद्द करना पड़ा? और कानपुर का दौरा रद्द करने का यह पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी पहलगांव में जब हमला हो गया था, तब भी उन्हें कानपुर का दौरा रद्द करना पड़ा। एकाएक उन्हें जाना था और वो नहीं जा पाए। लेकिन राम मंदिर में अभी भी चंपत राय सबसे पावरफुल बने हुए हैं। खास लोग 1800 करोड़ वाले खाते संभाल रहे हैं। ये खास लोग कौन है, ये आज तक क्यों नहीं कोई बता रहा? वीआईपी दर्शन कराने का ठेका ले रहे हैं। ये भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, और इन रिपोर्टों पर ही पूरा सिस्टम बना पड़ा है। कल दैनिक जागरण कह रहा था, आज भास्कर कह रहा है, कल राधे श्याम कहेंगे, परसों सीताराम कहेंगे। मतलब जमीन तक खबर पहुंच गई है। और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राम मंदिर में, हनुमान गढ़ी में नमाज पढ़ाने का काम अखिलेश यादव करते थे। अब इस सबसे लोग नहीं बिदकने वाले, वो पूछ रहे हैं। आ तो गया, एक रिपोर्ट आ गई है सी वोटर की। बड़ा बुरा हाल है योगी आदित्यनाथ का जमीन पर। सी वोटर ये कह रहा है। तो संतोष जी, मैं ये आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं, आरएसएस परेशान है। आरएसएस ने आज वेलगामी में बैठक बुला ली है, बैठक शुरू हो चुकी है। पूरे प्रदेश के प्रांत प्रचारक, पूरे देश के प्रांत प्रचारक वहां मौजूद हैं। उनमें वो भी मौजूद हैं जिन्होंने अभी ट्रस्ट में कृष्ण मोहन की नियुक्ति कराई है। उनमें वो भी मौजूद हैं जिन्होंने अभी प्रदेश अध्यक्ष की पूरी कमेटी बनवाई है। तो क्या होगा उत्तर प्रदेश का? हालांकि वो बहुत ताकतवर है, शिव जी, मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी शिव है। जी,
शिव जी, उस बैठक में वो भी मौजूद है जिन्होंने पहला वाला ट्रस्ट बनाया जिसका रायता फैला हुआ है, और वही वो शख्स है जो दूसरा वाला ट्रस्ट भी बना रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश भर से जुटे हुए प्रचारकों को ये तय करना है। और एक बड़ी दिलचस्प बात आपने चंपत राय के बारे में कही, वो जरा बता देते हैं। ये जो भास्कर की खबर बता रही है, देखिए 26 जून को महासचिव के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, 6 जुलाई को उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया, प्रेस रिलीज हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और दोनों में हमें बताया गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। ये भी बता दिया गया कि गोपाल राव से जो विशेष आमंत्रित सदस्य वाला जो फैसिलिटी थी वो छीन लिया गया। उसके बाद गोपाल राव आते हैं कि कौन मुझे हटा सकता है ट्रस्ट से, मैं तो ट्रस्ट में बना हुआ हूं। और चंपत राय बाकायदा वहां पर बैठकर अभी भी ताकतवर बने हुए हैं। और इस देश का एक कानून बता देता हूं, जो परंपरा है शिव जी, कानून नहीं कह सकते, जब भी किसी व्यक्ति पर आरोप लगते हैं तो तुरंत उनसे इस्तीफा देने को क्यों कहा जाता है? ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सके। यहां पर इस्तीफे की नौटंकी की गई, आज तक वो इस्तीफे का पत्र सामने नहीं आया। स्वीकार करने की नौटंकी की गई, हटाने की नौटंकी की गई, हटाने वाला जिसको हटाया गया वो कह रहा है कि मैं हटा ही नहीं हूं, और जिसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया वो बाकायदा वहीं मौजूद है और उतना ही ज्यादा पावरफुल है। तो फिर ये जांच निष्पक्ष कैसे होगी, इस पर हम निश्चित तौर पर आगे आएंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक का जो जिक्र किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक के बारे में भी दर्शकों को बता देता हूं। ये आरएसएस की बैठक के अंदर की तस्वीर है सिंह जी, दर्शकों से कहूंगा ध्यान से देखिए। ये आरएसएस के बैठक के अंदर की मंच की तस्वीर है, और इस मंच की तस्वीर में पीछे क्या बनाया गया है, क्या बैकग्राउंड रखा हुआ है, क्या इस बैकग्राउंड से जो ये गड़बड़ी की गई, जो ये चढ़ावा चोरी की गई, क्या वो धुल जाएगा? क्या भगवान राम प्रसन्न हो जाएंगे? और इस पे मंच पे बैठे कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत, और नंबर 2 की भूमिका में आने वाले, जिनको भावी सरसंघचालक माना जाता है, वो दत्तात्रेय होसबाले। और इन्हीं दत्तात्रेय होसबाले, ये कर्नाटक की धरती से ही आते हैं, इन्हीं दत्तात्रेय होसबाले के करीबी हैं गोपाल राव, जिन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। अब जरा इस स्थिति को देख लीजिए। इस तस्वीर को मैं कहूंगा कि हमारे दर्शक जरा ध्यान से देखिए। मंच का मैंने बता दिया, मंच पर कौन कौन लोग बैठे थे, और ये जो तस्वीर है जो नीचे दिख रही है, इस तस्वीर में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, इसमें आप देख लीजिए। सभी सह सर कार्यवाह, यानी पहले सरसंघचालक हो जाते हैं, फिर उनके नंबर 2 जो हो गए वो सर कार्यवाह हो गए दत्तात्रेय होसबाले। उनकी मदद करने के लिए जितने सह सर कार्यवाह बनाए गए वो बैठक में मौजूद है। ये जो नीचे दिख रहे हैं आपको, अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुख मौजूद है, सह प्रमुख मौजूद है, कार्यकारिणी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कार्यकारिणी है उनके सदस्य मौजूद है, सभी क्षेत्रों के प्रचारक मौजूद है, सभी क्षेत्र के सह प्रचारक मौजूद है। और जो आरएसएस ने इस पूरे देश को सिर्फ 46 भागों में बांट रखा है अपने संचालन के हिसाब से, तो सभी 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक, सह प्रचारक और संघ प्रेरित जो विविध संगठन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी आती है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी आता है, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच भी आता है, ये तमाम संगठन जो है 36 के आसपास, 36 से ज्यादा है, उनके भी अखिल भारतीय संगठन मंत्री उपस्थित है। और ये तमाम लोग 3 दिन तक मंथन करेंगे। हमें बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अयोध्या की छाया यहां तक नहीं पहुंचेगी? क्या इनमें से किसी के मन में सवाल नहीं होगा कि अब तक जिस आरएसएस को सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, उस आरएसएस के स्वयंसेवकों पर इतना गंभीर आरोप लग रहा है, और वो भी सीधा सीधा आरोप भगवान श्री राम के चढ़ावे में चोरी का? जवाब तो जो नीचे बैठे हुए इनको जाके देना है शिव, जवाब मोहन भागवत तो राम राम कहते हुए निकल लिए, मीडिया कर्मियों ने घेरा, तो जवाब मोहन भागवत को नहीं देना है। दत्तात्रेय होसबाले तो एक वीडियो रिलीज करके बच गए, निकल गए। जवाब तो इन लोगों को देना है जो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं। अब इनको यह तय करना है कि चंपत राय को बचाने की जो सहमति अब मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबाले बना चुके हैं, जिनसे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई बयान उनका नजर नहीं आया है, सरकार के स्तर पे कोई बयान उनका नजर नहीं आया है। चंपत राय को बचाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। जब शुरुआती दिनों में नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि डकैती हुई है, उसके बाद घूम घूम कर वो इंटरव्यू देते हुए नजर आए, और उसके बाद अचानक नृपेंद्र मिश्रा शांत बैठे हुए हैं। तो क्या सहमति ये बन गई है कि चंपत राय को नहीं फंसाया जाएगा, और बदले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस मंदिर के कार्य का संचालन प्रधानमंत्री मोदी के करीबी अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा को सौंपेगा, जो कि राम मंदिर निर्माण समिति के मुखिया है? क्या इस तरह का समझौता हो गया है? और क्या
देश भर से जो जुटे हैं स्वयंसेवक, क्या उस तरह के समझौते को स्वीकार करेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल कि क्यों मखौल उड़ाया जा रहा है? अगर आपको इस्तीफा देना ही नहीं है, अयोध्या का मंदिर का संचालन का मोह छूट नहीं रहा, उस कुर्सी का मोह छूट नहीं रहा, लोग कहते हैं कि एक कमरे में रह लेते थे, दो कमरे में रह लेते थे, शांति, आप क्यों उस ट्रस्ट पर कब्जा जमाए रहना चाहते हैं? भगवान के लिए, प्रभु श्री राम के लिए अब सच बता दीजिए। नहीं छोड़ने का मन है तो काहे इस्तीफा देने की नौटंकी की? और अगर इस्तीफा स्वीकार हो गया है तो उस जगह को छोड़कर आप आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? और क्यों मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले इस पूरे प्रदेश में सच सामने आए, इसकी बजाय वो कुछ लोगों को और खास तौर से चंपत राय को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी तथ्य, एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और अब चूंकि हम जिस दैनिक भास्कर की खबर का जिक्र कर रहे थे वो भी लोगों के सामने रख देता हूं। ये कहा जा रहा है कि चंपत राय को सेफ एग्जिट दिया गया है। चंपत राय ने जन्मभूमि परिसर को अभी तक नहीं छोड़ा है। बैंक खातों के संचालन में चंपत के बिल्कुल दो खास और करीबी लोग, जिनको चंपत राय की सिफारिश पर ही रखा गया था, वो अभी तक बने हुए हैं। चंपत के 18 और गोपाल के 14 लोग पास जारी कर रहे हैं, जिसमें राम मंदिर में मंगल आरती, श्रृंगार आरती और शयन आरती के लिए जो फ्री वीवीआईपी पास जारी होते हैं, इसके लिए ट्रस्ट के जिम्मेदारों को विशेष डिजिटल आईडी दी जाती है। 26 जून को इस्तीफा देने वाले ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की आईडी तो उसी दिन बंद कर दी गई थी। विशेष आमंत्रित सदस्य हटाए गए गोपाल नागरकोटे की आईडी भी 7 जुलाई की सुबह बंद हो गई। चंपत राय की आईडी कहा जा रहा है कि 9 जुलाई तक चल रही थी, जिसे अब बंद कर दिया गया। लेकिन चंपत राय के 18 लोग, चंपत राय के 18 खास लोग जो हैं वो अभी भी पास जारी कर रहे हैं, उनका आईडी जारी है। चंपत राय की अनुशंसा पर जिन 18 सेवादारों को रखा गया था, ये धड़ल्ले से वीआईपी पास जारी कर रहे हैं। तो क्या बिना चंपत राय से पूछे कर रहे होंगे? यहां तक कि गोपाल राव के भी 14 लोग, उनकी सिफारिश पर जो 14 लोग रखे गए थे, उनकी आईडी भी अभी तक एक्टिव नजर आ रही है। और सबसे खास बात है कि इन 14 लोगों की आईडी तब जारी हुई थी जब चंपत राय और अनिल मिश्रा ने गोपाल की सिफारिश पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया था। तो इसका मतलब यह है कि ये लोग तो सत्ता चला रहे थे। ये इलाका तुम्हारा, ये इलाका मेरा, ये इलाका मेरा, ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, ये इस तरह की बंदरबाट कर कर बैठे हुए थे शिव जी, निश्चित तौर पर। और उसके बाद इनको बचाने की कोशिश, इससे बड़ा शर्मनाक अध्याय कुछ हो नहीं सकता है। ऐसा ही होता है जब मामला फंसा होता, तू मेरी धो मैं तेरी धो, मैं तेरा काम करूं तू मेरा काम करे। ये पुरानी कहावत है, कोई आज नहीं थोड़ी है। चंपत राय अब बचाएंगे गोपाल राव को, गोपाल राव बचाएंगे चंपत राय को, इन दोनों को बचाएंगे गोविंद देव। और बचा नहीं रहे हैं तो गोविंद देव गिरी बार बार इनके घर क्यों जा रहे हैं, क्यों इनसे बातचीत कर रहे हैं, क्यों इनसे बैठक कर रहे हैं, जब इन्हें निकाल दिया गया है ट्रस्ट से। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की भी नैतिक जिम्मेदारी है, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की अपनी एक जिम्मेदारी है, उसको क्या वो निर्वहन कर पा रहे हैं? और उनने तो मना कर दिया कि मैं क्यों दे दूंगा इस्तीफा, भैया मेरे दस्तखत ही नहीं चेक पर होते थे। और ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है कि किसी भी ट्रस्ट में उस ट्रेजरर के दस्तखत नहीं हो रहे हैं जो ट्रेजरर के पद पर है, तो फिर करता कौन था? और चंपत राय तो एक बात कह के निकलना चाह रहे हैं, जो पकड़ लिया भरा आदमी इसी पर चर्चा कर रहा है कि 25 फरवरी 2025 को एक पेपर पर साइन नहीं किया, उसी दिन से चोरी शुरू हो गई। बाकी जो 27 फरवरी 2025 को किए, वहां से चोरी नहीं हुई, बाकी सब प्रपत्रों पे दस्तखत करते रहे। लेकिन सवाल ये आम आदमी पूछ रहा है कि चंपत राय इतने ताकतवर आज भी क्यों हैं? इसका मतलब चंपत राय के सूत्र बहुत ऊंचे तक हैं, तो चंपत राय पर आज भी कार्रवाई न हो रही है। चंपत राय का नाम लेने में वो कौन लोग हैं जो डर रहे हैं? चंपत राय का नाम लेने में ये मीडिया का संपर्क क्यों पीछे हट रहा है? इसका मतलब ना तो चंपत राय का इस्तीफा हुआ है, और हुआ है तो कोई पेपर सार्वजनिक करे। केवल सब लोगों को इस प्रकरण को रोकने के लिए, लीपा पोती के लिए ये कह दिया गया कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अगर चंपत राय इतने ताकतवर नहीं है तो आज भी कहीं चंपत राय का जिक्र हो रहा हो। हम यहाँ संतोष जैसे लोग बात करते हैं, कौन करता है इस बात पर जिक्र? तो चंपत राय तब भी ताकतवर थे, आज भी ताकतवर हैं। क्या चंपत राय का विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा हुआ? क्या चंपत राय का इस्तीफा जो राम मंदिर से हुआ वो सामने आया? क्या उनके भतीजे ने जो जमीनें खरीदी उस प्रकरण में उनका नाम आ रहा था, क्या किसी ने यह जिक्र किया कि भतीजे ने क्या क्या किया, कितने करोड़ का घोटाला किया? पहले भतीजा मीडिएटरी करता था, पहले भतीजा जमीन खरीदता था, फिर उस जमीन को चंपत राय ट्रस्ट के नाम से खरीदते थे। क्या इस पर कभी जिक्र हुआ? क्या किसी ने फिक्र जताई? और नहीं जताई तो फिर ऐसे ही ऐसे हवा हवाई।
बाद में दबा दबाई, सब काम खत्म। क्या है ये, कौन सा खेल है ये भाई? ताकतवर पहले दिन भी थे, आज भी है कि दैनिक भास्कर गलत थोड़ी कह रहा है, हम भी गलत नहीं कह रहे हैं। आज भी कोई बड़ा चैनल, न्यूज चैनल इस बात पर कह रहा है कि चंपत राय के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, चंपत राय से क्या सवाल पूछे गए, चंपत राय पर कब बात होगी, क्या किसी ने कुछ कहा, क्या बात हुई? नहीं हुई। तो क्या कहा जाएगा, कैसे बातचीत होगी? ठीक है, ठीक, तो क्या कहा जाएगा? कोई सवाल पूछने वाला है? संतोष जी, मैं आपसे भी समझना चाहता हूं कि चंपत राय का इस्तीफा आपने देखा है क्या? चंपत राय के कमजोर किए जाने के कोई कारण है? नहीं शिव जी, पता नहीं चंपत राय का इस्तीफा खुद चंपत राय ने देखा है कि नहीं देखा है अभी तक। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, ये पूछिए आप। अच्छा, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि चंपत राय का इस्तीफा जिस ट्रस्ट की बैठक में कहा गया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, ट्रस्ट के उन लोगों ने क्या वो इस्तीफा देखा या नहीं देखा? अगर इस्तीफा होता तो पब्लिक करना चाहिए था। जो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बात करते हैं, वो इस तरह पे कुछ नहीं कह पाते, इस बात पे कुछ नहीं कह पाते, सफाई नहीं दे पाते, तो इसका मतलब लगता है कि दाल में कुछ काला है। या ऐसा भी हो सकता है शिव जी की पूरी दाल जो है वो काली नजर आ रही है। तमाम लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तमाम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, तमाम तरफ से इसकी आलोचना भी की जा रही है, तमाम तरफ से जो है वो सच जानने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जब आप पूछेंगे आप कि भैया ये जो राम मंदिर चढ़ावे का बताइए, तो मुख्यमंत्री किसकी याद दिला रहे हैं हमें? कब्रिस्तान की याद दिला रहे हैं। मतलब आपसे पूछा तो ये जा रहा है ना। अब आप ये कह लीजिए कि नहीं अखिलेश यादव का हक नहीं है पूछने का, ठीक है भैया, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसी कुर्सी पर उसी यूपी की जनता ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था मुख्यमंत्री के तौर पे, आपको नहीं चुना था। मैं फिर से दोहरा देता हूं, 2017 के विधानसभा चुनाव में क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे? नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ थे? नहीं थे। अमित शाह की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ थे? नहीं थे। लेकिन अखिलेश यादव जिस समय मुख्यमंत्री बने तो ये तमाम लोगों को पता था कि अखिलेश यादव चेहरा होंगे। और आपने न्यूज चैनल की बात करी, कल एक बड़े चैनल की एक एंकराइन कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछ रही थी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट का गठन किया, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ट्रस्ट का गठन तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो उन्होंने पूछा कि ट्रस्ट के सदस्यों का गठन किसने, ट्रस्ट के सदस्य किसने तय किए? तो बड़ी एंकराइन कह रही नहीं, प्रधानमंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं है, ट्रस्ट के सभी सदस्यों का चयन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो जो खुले आप बेशर्मी पर इस तरह का झूठ बोलने को तैयार हो, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि दर्शकों बहुत ज्यादा उछला मत करें। एक रिपोर्टर कुछ पूछ लेता है, वो गोविंद देव गुस्सा हो जाते हैं, हम उस रिपोर्टर को और उस चैनल को महान बताने में जुट जाते हैं। ये देखिए कि आप छोटी मोटी चीजों से अब खुशियां ढूंढने वाली बात नहीं है, अब आपको इसकी जड़ तक जाना हो। क्या वो चैनल प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है? क्या वो चैनल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तस्वीर लगाकर पूछ रहा है कि चढ़ावा चोरी वालों पर कब कार्रवाई हो? कल्पना कर लीजिए कि अगर ये दूसरे सरकारों में हुआ होता, भले ही उनका उस सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, तो क्या उस समय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का तस्वीर लगा के खबर नहीं चलाई जाती? शिव जी, बिल्कुल। अगर अखिलेश यादव इस समय मुख्यमंत्री होते तो अखिलेश यादव की तस्वीर भी लगती। क्यों? कहते देखो भाई, वो जो अयोध्या के डीएम एसपी है वो तो शामिल है ना इसमें, यूपी सरकार का भी एक अधिकारी शामिल है ना, तो मुख्यमंत्री कैसे नहीं दोषी होगा? अब नृपेंद्र मिश्रा का आदेश मुलायम सिंह यादव आज तक दोषी माने जाते हैं, तो फिर इसी आधार पे वही चैनल क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर ये दिखाता है कि ये लोग भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं? क्यों नहीं बताता है? बाकी हमारे दर्शक बताए कि भैया ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? हिम्मत का मसला है या मसला कुछ और है? जी शिव जी। अब हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा, हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा, और नहीं मानो बात तो अपने अपने घर जुदा, ये चल ही रहा है अखबार में। अब किसकी हैसियत और किसकी हिम्मत बची है जो सवाल कर पाए? मैं तो दर्शकों से बस इतना पूछना चाहूंगा कि दर्शक ये तय करें कि चंपत राय का इस्तीफा किसने देखा, पहला सवाल। नंबर 2, चंपत राय ही जब चंपत हैं तो ताकतवर कैसे? और क्या चंपत राय ही रहेंगे ट्रस्ट के महासचिव? बर्दाश्त रहेगा किसी पर या किसी पर आशीर्वाद रहेगा? ये तय करके आप हमें बताइए, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? इस खबर को संतोष जी यहीं विराम देंगे। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों से नमस्कार। कमेंट जरूर करिए, ये मामला गंभीर है और इस मामले में आपकी राय का सामने आना बहुत जरूरी है। नमस्कार।